तो अब हम लेके आए हैं फाइनल 2 एपिसोड अमेरिकन हॉरर स्टोरी के बारे में। अब इन एपिसोड्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन 2 एपिसोड्स पे भी ये कहानी ख़त्म हो पाएगी या नहीं। जस्ट राइटर्स ने डिसाइड कर लिया है कि क्यों ना कहानी को फिर से लिखा जाए। तो पिछले एपिसोड्स तक आपने देखा कि लाना ने फाइनली ब्लडी फेस का भांडा फोड़ दिया है और उसने डिसाइड किया है कि वो अपने ऊपर हुए सारे अत्याचारों के ऊपर अब कहानी की पुस्तक लिखेगी। सिस्टर जूड के बारे में अगर बात की जाए तो सिस्टर जूड को दुनिया की नज़रों में प्रूफ कर दिया गया था कि वो मर गई है, पर हकीकत में सिस्टर जूड अभी भी असाइलम के किसी कोने में चूहों की तरह गंदी हालत में रह रही है। किट वॉकर की बात की जाए तो किट वॉकर को उसकी घर वाली भी मिल गई है और बाहर वाली भी, और अब उसके पास 2 बीवी और 2 बच्चे हैं और एक प्यारा सा घर। लेकिन एक अच्छा छलावा देकर उसे तोड़ देना इस सीरीज़ के राइटर से कोई सीखे। आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन एपिसोड नंबर 12 की शुरुआत होती है किट वॉकर को दिखाते हुए, जो सफ़ेद कलर की चड्डी बनियान पहनकर खून से लथपथ एक हथौड़ा लेकर कुर्सी पर बैठा हुआ था। यानी यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ है, और क्या ये मर्डर उसने किया, देखना होगा इस एपिसोड की शुरुआत में। तो हमें किट की ज़िंदगी दिखाई जाती है। वो अपनी पहली वाइफ एल्मा और अपनी नई वाइफ ग्रेस के साथ एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिता रहा था। उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। और मज़े की बात ये थी कि दोनों वाइफ एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल कर रह रही थी, सिवाय एक चीज़ की। ग्रेस हर समय उन एलियंस की फ़ोटो बनाती रहती थी जिन एलियंस ने उन्हें किडनैप किया था, और इस बात से एल्मा को काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी। उसे लगता था कि उसके लिए ये सब एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था और बच्चे ये सब चीज़ें देखकर शायद बिगड़ सकते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर उन तीनों में अक्सर छोटी मोटी छिटपुट लड़ाई होती रहती थी। रात को किट वॉकर अल्टरनेटिवली अपनी दोनों वाइफ के साथ सोता था। तो एक रात को जब वो एल्मा के साथ किसेस कर रहा था और उसके होठों को चूम रहा था, तो एल्मा ने अपना कंसर्न जताते हुए कहा कि जिस तरीके से ग्रेस इन फ़ोटोज़ को ड्रॉ करती है, उसे लगता है कि बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए ये सब काफ़ी ख़तरनाक एक्सपीरियंस था। उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही थी और अचानक से एलियंस आए और फिर किट को जेल हो गई और फिर पता नहीं क्या क्या हुआ। तो वो जब भी ग्रेस की इन फ़ोटोज़ को देखती है उसे डर लगने लगता है और अपना पास्ट नज़र आने लगता है। अब किट डिसाइड करता है कि वो ग्रेस के पास जाएगा, तो जिस मुंह से उसने एल्मा को किस किया था उसी मुंह से ग्रेस को किस करने लगता है, और तब ग्रेस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। ग्रेस का कहना था कि मेरी ज़िंदगी तो पहले से ही दुख भरी थी। पहले मेरी फैमिली वाले मुझे असॉल्ट करते थे, और जब मैंने अपनी जान बचाने के लिए उनको मार दिया तो मुझे असाइलम भेज दिया गया। जिस असाइलम में मुझे तुम मिले, मैं प्रेग्नेंट हुई, और जब मुझे गोली मार दी गई तो ये एलियंस ही थे जिन्होंने मुझे बचाया था। तो मेरे लिए तो ये भगवान जैसे हैं जिन्होंने मुझे एक नई लाइफ दी, एक नई ज़िंदगी दी और ये खूबसूरत सा बच्चा दिया। अब किट तो यहाँ अपनी दोनों वाइफ का कहना मान रहा था, लेकिन शायद वाइफ लोग एक दूसरे के पॉइंट से एग्री नहीं होती हैं, और एल्मा इन्हीं सब बातों में ग्रेस को एक झापड़ लगा देती है, जो इस बात का प्रतीक था कि इन दोनों औरतों के बीच अब एक नफ़रत की लकीर तो आ ही चुकी है। उसी रात को उनके घर में फिर से हमला होता है। तेज़ रोशनी आती है और उनके घर का एक हिस्सा जलने लगता है। एल्मा इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद एलियंस फिर से आ चुके हैं उनकी ज़िंदगी को तबाह करने। पर वास्तव में ये किट के वही दोस्त थे जो एल्मा जैसी काली लड़की के शादी करने से उसके ऊपर हमला करने आए थे। आपको याद होगा, रंग भेद नीति अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, तो किट की फैमिली को अभी तक सोसाइटी की नफ़रत का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस भी यहाँ पे किट की हेल्प नहीं करती थी, क्योंकि पहले तो उसने काली लड़की से छुप छुपा कर शादी की और अब उसकी 2 वाइफ हैं, और सोसाइटी के हिसाब से एक आदमी 2 औरतों से शादी नहीं कर सकता। अब इन सब चीज़ों से वो डील कर ही रहा था कि फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर एल्मा एक कुल्हाड़ी से ग्रेस को मार डालती है।
क्योंकि उसे ये लग रहा था कि मैं आखिर उसकी पहली वाइफ हूँ। अगर ये औरत नहीं आई होती तो शायद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया रहता। मैं अपने बच्चों के साथ और अपने पति के साथ इस घर में रह रही थी, लेकिन इस बाहर वाली ने आके मेरा सुख और चैन छीन लिया। किट अपनी दोनों वाइफ से इक्वली ही प्यार करता था, लेकिन वो इस बात को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि जिस औरत के साथ उसने असाइलम में एक सिंपैथीफुल टाइम बिताया था, उसको उसकी वाइफ ने मार दिया। और यही सीन था जो हमें सीरीज़ की शुरुआत में दिखाया गया था। तो वास्तव में एक बीवी ने किट की दूसरी बीवी को मार दिया और यहाँ पर फिर एल्मा को असाइलम भेज दिया जाता है। किट वॉकर अपने 2 बच्चों के साथ फिर से अकेले रह गया था। जैसे इसकी ज़िंदगी में खुशी की लकीर तो बनी ही नहीं है, बस ट्रबल्स और परेशानी का ही सामना करना है। अब असाइलम में हमें सिस्टर जूड को दिखाया जाता है। सिस्टर जूड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उनकी मेंटल स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्हें हर जगह अस्पताल के हर मरीज में जैसे मौत की देवी दिखती थी और उन्हें ऐसा लगता था जैसे आज न कल उनकी मौत होने वाली है। इस चक्कर में वो आए दिन किसी न किसी मरीज को मारती पीटती रहती थी, क्योंकि उन मरीजों में उसे मौत की देवी की शक्ल दिखती थी। अब उनकी मारपीट और इस हिंसक प्रवृत्ति से परेशान होकर उन्हें हेड नर्स के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तब हेड नर्स प्यार से जूड को काउंसलिंग करके समझाती है कि जूड रैंडमली अपनी ही अलग अलग रूममेट्स को मार रही है। इसके कारण कोई भी उसके साथ अब रूम शेयर नहीं करना चाहता। इसी कारण जूड को ऐसा लगता था कि उसकी एक बहुत बड़ी फ्रेंड सर्कल है और उसकी बेस्ट फ्रेंड है छोटी सी मिर्ची जैसी पेपर। पर पेपर की मौत तो लास्ट 2 साल पहले ही हो चुकी है। अब जूड को ये लगता है जैसे ये हाल ही 6-7 दिन की घटना है, लेकिन हेड नर्स जूड को अश्योर करती है कि उसे इस असाइलम में रहते 2.5 साल हो गए हैं। यानी जूड अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेवल पे हेलुसिनेट कर रही थी, जिसके बाद जूड को खुद से ही घिन आने लगती है। कहाँ वो एक सेन इंसान हुआ करती थी, इस पूरे असाइलम की हेड हुआ करती थी, लेकिन अब वो इन्हीं पागलों में शुमार है और अपने ही डेल्यूजनल दुनिया में खो गई है। और अब हम देख पाते हैं लाना को। जैसा कि लाना ने कहा था कि वो किताब लिखेगी बार केव असाइलम के बारे में। उसने अपनी बुक लिखी थी मैनिएक नाम की, और ये बुक बेस्ट सेलर बन चुकी थी, जिसके साथ में लाना बन गई थी सेलिब्रिटी। और अब उसके जलवे ही अलग थे। और यहाँ पे वो अपने एक बुक का अंश अपने सारे फैंस को पढ़कर सुना रही थी, जिसके पढ़ाए हुए अंश से हम ये समझ पाते हैं कि उसने काफ़ी हद तक सिंपैथी और फेम पाने के लिए और अपनी बुक को अच्छे लेवल्स पर बेचने के लिए कहानी को काफ़ी हद तक मॉडिफाई कर दिया था। उसने ब्लडी फेस के ऊपर जानबूझ के और भी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए थे, ये दिखाने के लिए कि वो कितना खूंखार था। इसी के साथ उसने अपनी कहानी को और बढ़ा चढ़ा कर लिखा था कि जो जो अत्याचार उस पर नहीं हुए थे उसके बारे में भी लिख दिया था, ताकि लोगों की सिंपैथी मिल पाए। इसी के साथ में उसकी गर्लफ्रेंड जिसको ब्लडी फेस ने मार दिया था, उसने उस गर्लफ्रेंड के बारे में ये लिखा था कि वो सिर्फ उसकी रूममेट थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो होमोसेक्सुअल है, ये कहते हुए कोई भी बुक बायकॉट कर दे। अब इस तरीके से हम जान पाते हैं कि लाना के मन में बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है, और पहले जो वो एक प्योर राइटर थी जो सिर्फ सच्चाई सामने लाना चाहती थी, वो अब एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन बन चुकी थी। और कहीं ना कहीं वो इस बात को अच्छी तरह जान भी रही थी कि कैसे उसे अपने फेम को भुनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक बेचकर अमीर बनना है। अब इसी बुक राइटिंग के सेलिब्रेशन में किट वॉकर उससे मिलने आता है। अपने पुराने दोस्त को देखकर लाना काफ़ी खुश होती है और वो दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं, जहाँ पे किट वॉकर लाना को अपने पहले जैसी दोस्त ही समझ रहा था और उससे अपनी ज़िंदगी के बारे में बातें कर रहा था कि कैसे उसकी एक वाइफ ने दूसरी वाइफ को मार दिया, वो गरीब है और वो अपने 2 बच्चों की अकेले देखभाल कर रहा है। पर लाना को तो जैसे किट की बातों से कोई मतलब ही नहीं था। वो बताने लगती है कि उसकी बुक की हॉलीवुड में अब एक मूवी बनने वाली है, वो और अमीर होने वाली है। इसी के साथ में वो जो क्रिसमस किलर था उसके बारे में भी कहानी लिखने वाली है, मैनिएक पार्ट 2 बोलकर। इन बातों से किट वॉकर काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है। उसका कहना था कि लाना ने तो डिसाइड किया था कि असाइलम को वो बंद करवाएगी और वहाँ के लोगों को आज़ाद करवाएगी, लेकिन वो तो अब फेम के रास्ते पे चल चुकी है
और किलर्स के बारे में बुक लिखना उन्हें तो ग्लोरीफाई करने जैसा है ना। इससे तो किलर्स की फेम बढ़ेगी और लोग उनके जैसे बनेंगे। खैर यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे किट वॉकर विकास दिव्य कीर्ति की बातों से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित है कि एक एनिमल जैसी मूवी समाज को 10 साल पीछे कर देगी। लेकिन लाना के ख्याल तो संदीप रेड्डी वांगा जैसे थे कि भैया पैसा कमाना है, और अगर ये मूवी ज़्यादा वायलेंट थी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि असली वायलेंस क्या होता है। जोक्स अपार्ट, यहाँ पे उन दोनों के बीच में बातचीत कब नोक झोंक में बदल जाती है उसे पता ही नहीं चलता। किट यहाँ पे ये भी कहता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो सिस्टर जूड को आज़ाद करवाएगी, लेकिन लाना का कहना था कि सिस्टर जूड तो मर चुकी है ना, जिस पर किट का कहना था कि नहीं, वो अभी तक जिंदा है और उसने अपनी आंखों से सिस्टर जूड को असाइलम में देखा था जब वो अपनी वाइफ एल्मा से मिलने के लिए गया था। लेकिन इन सब बातों से भी लाना को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे क्या था, उसे तो बस पैसे छापने थे। उसका कहना था कि सिस्टर जूड अपने कर्मों का फल भुगत रही है, आखिर उस असाइलम को संभालती भी तो वही थी ना, तो अब अपनी मेडिसिन को खुद टेस्ट करे और जाने कि पागल होना कैसा लगता है। इन सब बातों से ऑब्वियसली किट वॉकर टूट जाता है। वो लाना की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता और उसकी औकात दिखाने के लिए लाना उसके हाथों में कुछ पैसे रखकर चल देती है, जैसे वो उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रही है और कहना चाह रही है कि लो बच्चों के लिए 2 कपड़े और चॉकलेट खरीद लेना। किट उदास और हताश होकर वहाँ से चले जाता है, क्योंकि अपनी वाइफ को तो उसने खो ही दिया था, लाना के रूप में उसने अपना एक अच्छा दोस्त भी खो दिया। लाना की शोहरत उसके सर पर चढ़कर बोल रही थी। इसी के बाद में हमें सीन दिखाया जाता है फ्यूचर का। यहाँ फ्यूचर में लाना का बच्चा यानी कि ब्लडी फेस और लाना का बेबी जो जॉनी था, जो कि खुद एक सीरियल किलर था, वो यहाँ पे आया था एक पुरानी लाइब्रेरी में। वो लाइब्रेरियन से दरख्वास्त करता है कि उसे सबसे फर्स्ट कॉपी चाहिए लाना की लिखी बुक मैनियक की, जिस पर लाइब्रेरियन उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि ये बहुत ही फर्स्ट एडिशन है, ऊपर से ऑथर की साइन की हुई कॉपी है, तो ये काफ़ी प्रीशियस है। जिस पर वो लाइब्रेरियन को चमकाने लगता है कि देखो मैं उसका बच्चा हूँ, अब भले मेरी माँ ने पुस्तक में लिख दिया था कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस पुस्तक को अपनी माँ के सामने ले जाऊँ और उन्हें कहूँ कि देखो माँ, मैं ज़िंदा हो गया हूँ, तुमने कहा था कि मैं मर चुका हूँ पर मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, और ये कहकर मैं अपनी बंदूक की 6 की 6 गोली उनके अंदर खाली कर दूँ और इससे मेरे बाप की आत्मा को शांति मिलेगी कि मैंने उनका अधूरा काम किया है। अब ऐसी खतरनाक धमकी सुनकर बूढ़ी लाइब्रेरियन के बाल भी पन्नों की तरह खड़े हो जाते हैं और मुंह एक पुस्तक की तरह खुल जाता है। बाहर में गई फर्स्ट एडिशन और ऑथर साइन कॉपी, जान बचेगी तो अपनी नौकरी करके बहुत सारे पैसे कमा सकती है। ये सोचकर वो उस साइन कॉपी को इस किलर को दे देती है और इसी पॉइंट पे ये कहानी एंड होती है, जिससे हमें पता चलता है कि जॉनी के मंसूबे हैं अपनी माँ को मारने के, क्योंकि ऑब्वियसली उसे मॉमी इशू था और उसे बस जवाब जानना था कि आखिर उसकी माँ ने उसे छोड़ क्यों दिया। और इसी के साथ में शुरू होता है लास्ट एपिसोड ऑफ द सीरीज़, एपिसोड नंबर 13। हमें जॉनी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है कि आखिर वो अपनी माँ से इतनी नफरत क्यों करता है। अगर व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम इतने दिनों तक इस कहानी से जुड़े हुए हैं समझ पाए हैं, उससे ये पता चलता है कि लाना तो एक्चुअली में विक्टिम थी। मेन विलन था डॉक्टर थ्रेटसन, जिसने ज़बरदस्ती लाना का बलात्कार करके उसे प्रेग्नेंट किया था। लेकिन फिर भी जॉनी अपने बाप से प्यार करता था लेकिन अपनी माँ से नफरत करता था। ये थॉट्स उसके दिमाग में आखिर आई कैसे? हमें पता चलता है कि जब से जॉनी ने खुद को समझना शुरू किया है, वो लाना की लिखी पुस्तकों और डॉक्यूमेंट्रीज को ही देखकर और सुनकर बड़ा हुआ था। वो अक्सर ब्रायर के असाइलम में हेडफोन्स लगाकर यहाँ वहाँ घूमता रहता था और कहानी को फील करता था कि आखिर उसकी मम्मी के साथ इस असाइलम के किस कमरे में क्या हुआ था। वो एक तरीके से अपनी माँ से कनेक्ट होने की कोशिश करता था, क्योंकि फ्रॉम द बिगनिंग उसे अपनी माँ का प्यार चाहिए था, लेकिन वो ज़्यादा कनेक्ट होते जा रहा था डॉक्टर थ्रेटसन से, क्योंकि खून तो वो उसका भी था। साथ ही में लाना ने अपने पुस्तक के कई हिस्सों में लिखा था कि ब्लडी फेस उसे नहीं मारता था इसलिए क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन लाना ने बच्चे को पैदा करते ही मार दिया था क्योंकि वो उस बच्चे को नहीं चाहती थी। इससे जॉनी के मन में ये बैठ गया था कि भाई मेरा बाप तो मुझे बहुत प्यार करता था, माँ ही थी जो मुझे प्यार नहीं करती थी, और यही रीज़न था कि वो अपने बाप की तरह बनना चाहता था। आपको क्या लगता है, डॉक्टर? नहीं, सीरियल किलर, और उसे भी औरतों से नफरत थी।
तो एक बार जैसे ही वो ब्रायर क्लिफ असाइलम में अपने बाप की कहानी को एक्सप्लोर करते हुए घूम रहा था, तो उसे नजर आए थे कहानी के शुरुआत वाले वो हनीमून कपल, जो कि खुले में ही इंटीमेट हो रहे थे और साथ में इस असाइलम और ब्लडी फेस किलर का मजाक उड़ा रहे थे। यही कारण था कि तो गुस्से और खुन्नस में आके जॉनी के अंदर का एनिमल जग गया कि पापा को कुछ बोला तो जान ले लूँगा, और उसने इन दोनों कपल की जान ले ली थी। इस तरीके से कहानी धीरे धीरे कनेक्ट होने लगती है। कहानी दिखाई जाती है इसी टाइम की। लाना अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है। उसे आज राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार भी मिलने वाला था, तो उसके घर में मीडिया कर्मियों की चहल पहल थी। एक मीडिया कर्मी उसका इंटरव्यू लेने आई थी। यहाँ हम लाना की पर्सनैलिटी में काफ़ी बदलाव देख सकते हैं। करियर के शुरुआती दिनों में उसने छुपाया था कि वो एक लेस्बियन है और अपनी गर्लफ्रेंड की मौत को ये बताया था कि वो उसकी रूममेट थी। लेकिन अब वो एक खूबसूरत औरत के साथ रिश्ते में थी और गर्व से इस चीज़ को शो ऑफ भी कर रही थी कि वो एक लेस्बियन है और उसकी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है। और यहाँ पे इस इंटरव्यू के माध्यम से हमें समझ में आएगा कि लाना ने और क्या क्या झूठ बोला था और कैसे उसने 6 पुस्तकें लिखी थी, 6 की 6 बेस्ट सेलर्स थी। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी उसने शूट किया था, कुछ ब्लॉगिंग्स भी की थी और इस तरीके से वो बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी थी। लाना ने अपनी डिफरेंट 6 पुस्तकों में अलग अलग सीरियल किलर्स को कवर किया था और इन पुस्तकों में अधिकतम कहानी थी असाइलम के ऊपर में। ऑब्वियसली वो असाइलम में जाके ब्लॉगिंग करती थी, वहाँ के हालात को सबको दिखाती थी, जिससे लोगों के मन में नफरत पैदा होती जा रही थी असाइलम के प्रति, सरकार के प्रति और चर्च संस्था के प्रति कि उन्होंने असाइलम को ठीक से नहीं संभाला, वहाँ के मरीजों की देखभाल नहीं की। इस तरीके से बार बार लाना अपना विमेन कार्ड भी खेलती थी कि कैसे एक औरत होकर वो इतनी स्ट्रॉन्ग बनी रही, उसका बार बार बलात्कार हुआ, उसके बच्चे को उससे छीन लिया गया, लेकिन वो स्टैंड लेती रही। उसकी कोशिशों से ही आखिरकार ब्रायर क्लिफ असाइलम को बंद कर दिया गया और वहाँ के सभी पागलों को अच्छे इलाज के लिए दूसरी जगहों में भेज दिया गया। इस तरीके से लाना को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी और बस कई लोग थे जो उसके दुश्मन भी थे। दुश्मन क्यों थे? ऑब्वियसली लाना ने यहाँ पे चर्च पे सवाल उठाया था कि आखिरकार चर्च कैसे इतने बड़े असाइलम को इतने नेगलेक्ट करके रख सकता है। उसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि हेड फादर के ट्रांसफ़र होने के कारण अब वो चर्च के एक बहुत बड़े पोस्ट पे थे। लाना ने उन पर भी एलिगेशन लगाया था कि जब वो हेड फादर थे तो उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि उन्होंने ब्लडी फेस यानी कि डॉक्टर थ्रेडसन को भी अपने अंडर लिया। इसी के साथ में उन्होंने डॉक्टर आर्थर, जो पहले एक नाजी डॉक्टर था, जो ऑलरेडी बहुत सारे कंसंट्रेशन कैंप्स में काम कर चुका था, जिसने असाइलम में बहुत सारे गंदे एक्सपेरिमेंट किए थे, उसे भी आश्रय देकर रखा था। अब ऑब्वियसली इन सभी एलिगेशंस से हेड फादर को बहुत ज़्यादा झटका लगा था और उन्होंने आखिरकार खुदकुशी कर ली थी। अब इस खुदकुशी का इल्ज़ाम भी लाना पर लगा था कि मेंटली लाना उनको लगातार हैरेस करती थी और इस कारण चर्च वाले और बहुत सारे धर्म वाले लोग लाना के दुश्मन बन गए थे। पर लाना को अगेन इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लाना बहुत दिन बाद किट वॉकर से भी मिलने जाती है। अब किट वॉकर को लगता है कि उसकी दोस्त उससे मिलने आई हैं, पर लाना यहाँ भी ब्लॉगिंग कर रही थी और डॉक्यूमेंट्रीज शूट कर रही थी, जो देखकर किट को काफ़ी अजीब लगता है और वो लाना को सीधे तौर पर कह देता है कि मैं एक दोस्त से मिलना चाहता हूँ, ना कि एक सेलिब्रिटी से। अब लाना के पास दोस्त के नाम पर सिर्फ और सिर्फ किट बचा हुआ था। ऑब्वियसली वो सेलिब्रिटी बनकर नहीं, दोस्त बनकर ही उससे मिलती है और यहाँ पे हमें एक बड़ा सस्पेंस पता चलता है। हमें पता चलता है कि लाना ने तो जुड को नहीं छुड़वाया था, उसने कह दिया था कि ये जुड के कर्म है, वो भुगते। लेकिन किट ने फाइनली जुड को असाइलम से छुड़वाया था। उसने वहाँ उसकी बहुत केयर की थी, बहुत ही ज़्यादा केयर की थी और जुड और उसके बच्चों की गॉड मदर की जैसे बन चुकी थी। उसके बच्चे भी जुड को अपनी दादी माँ के जैसे प्यार करते थे। ऑब्वियसली शुरुआती दिन ठीक नहीं रहे थे क्योंकि जुड काफ़ी डिसिप्लिन्ड थी, जुड काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट भी थी और हाल ही में वो पागल खाने से छूट के आई थी। लेकिन किट के बच्चों के प्यार ने जैसे जुड को बदल दिया था।
धीरे धीरे जूड भी उन बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है, बिल्कुल एक दादी माँ की तरह। और ऑब्वियसली अपनी माँ के गुजर जाने के बाद बच्चों को एक फीमेल लव की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। किट के साथ उसका अच्छा खासा वक्त बीत रहा था, लेकिन धीरे धीरे बुढ़ापे की नज़र उसे लग जाती है। और फाइनली वो जब अपनी डेथ बेड पे थी तो मौत की एंजल आकर जूड से परमिशन मांगती है कि क्या अब वो उसे ले जा सकती है। ऑब्वियसली जूड को अपने ज़िंदगी के आखिरी दिनों में इतना प्यार और सम्मान मिला था कि वो मौत को गले लगा लेती है और मर जाती है। इस तरीके से किट ने भी शादी कर ली थी, तीसरी शादी, और उसके बाद में वो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश रह गया। लेकिन हर चीज़ें परफेक्ट नहीं जाती। किट के बच्चे अच्छी अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुके थे, कोई प्रोफेसर था तो कोई था न्यूरोसर्जन, लेकिन किट को कैंसर हो गया था। और यहाँ पे एक बड़ी ही अजीब चीज़ होती है। कैंसर के इलाज के दौरान किट अचानक ही गायब हो गया था। किसी को भी समझ नहीं आता कि क्यों गायब हुआ, कैसे गायब हुआ। लेकिन एज अ व्यूअर हमें दिखाया जाता है कि एक उजली रोशनी किट को ले गई, यानी एलियंस अपने टेस्ट सब्जेक्ट को मरने नहीं देते, वो उसे उठाकर ले गए। अब उसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। और फाइनली किट ने पहली बार एलियंस को अपनी आंखों के सामने देखा और यकीन किया कि एलियंस होते हैं। इस तरीके से लाना का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जा रहा था। वो अपनी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पे बातें कर रही थी। अब भले वो लीपापोती करके अच्छी अच्छी बातें बताना चाह रही थी, लेकिन सीरीज़ में हमें ये दिखाया जाता है कि किन किन बातों को लाना झूठ बोल रही है और किन किन बातों को उसने मैनिफोल्ड किया है। एज अ व्यूअर आप इतना बस समझ लीजिए कि जैसे व्लॉगर्स या यूट्यूबर्स होते हैं कि ब्राइट साइड को दिखाते हैं, बट अंडरनीथ में जो डार्क साइड है वो नहीं दिखाते, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। तो लाना भी यहाँ प्रॉफिट मेकिंग मशीन बन चुकी थी। इंटरव्यू के लास्ट में इंटरव्यूअर लाना को कहती है कि कोई ऐसी बात जो आप हमें बताना चाहती हैं। तो लाना फाइनली कन्फेस करती कि जैसा कि उसने अपनी फर्स्ट बुक में लिखा था कि उसका बच्चा पैदा होते ही मर गया था, ये सच नहीं था। उसका बच्चा पैदा हुआ था, बस उसने उस बच्चे को ओन नहीं किया था, क्योंकि उसे पता था कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाएगी। वो जिस राह पे है, यानी एक तरीके से फेम की राह पर, वो जिस राह पे है, सच्चाई को खोजने की राह पर है, उस राह में वो बच्चे का ख्याल नहीं रख पाएगी। ऐसे में उसे कॉमन फैमिली ही अच्छे तरीके से पाल पाती। यही कारण था कि बच्चे को उसने अनाथ आश्रम भेज दिया था। अब ऑब्वियसली ये इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। लोग उसे ऑल द बेस्ट बोलकर जा रहे थे कि राष्ट्रपति भवन में उसके होने वाले सम्मान के लिए उसे बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन 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 इंटरव्यू ख़त्म होते ही उसके सामने आ जाता है उसका पास्ट, यानी उसका बेटा जॉनी फाइनली जैसा प्लान बनाया था, लाना की फर्स्ट बुक की कॉपी टेबल पे रखता है और गन पॉइंट पर उसे रख लेता है। जिसके बाद में वो लाना से अपने सवालों के जवाब मांगने लगता है कि उसने आखिर ये सब क्यों किया। अब भैया लाना ठहरी 6 बुक्स की ऑथर, इतनी सारी क्रिमिनल डॉक्यूमेंट्रीज की ओनर, उसे आसानी से खेलना और गन पॉइंट पर रखना बच्चों का खेल नहीं है। लाना जॉनी को इमोशनली मैनिपुलेट करने लगती है, उससे ममता भरी बातें करने लगती है, और जॉनी भी इतने दिन से माँ का प्यार ही तो तलाश रहा था। तो जैसे ही वो ढीला पड़ता है और अपने माँ के चरणों में शीश झुकाता है, माता ने उसका सिर ही उड़ा दिया। और इस तरीके से लाना के ऊपर फिर से एक डॉक्यूमेंट्री बनने वाली थी कि कैसे उसका एक बच्चा जो इतने साल बाद उससे मिलने आया वो एक क्रिमिनल था। यानी ऐसे या वैसे कैसे भी लाना का बेनिफिट हो रहा था। किट की भी कहानी का अंत हो चुका था। इसी के साथ में सिस्टर जूड को भी एक अच्छी ज़िंदगी मिल चुकी थी। एक काइंड से इस सीरीज़ की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और इसी के साथ में सीरीज़ का एक सीन हमें दिखाया जाता है, जो कि हमें दिखाया जाता है सिस्टर जूड और लाना के बीच के इंटरेक्शन का। तो जब बहुत ही फर्स्ट टाइम पे लाना असाइलम में आई थी वहाँ की काली सच्चाई सबके सामने लाने के लिए, तो सिस्टर जूड ने लाना को एक सेंटेंस कहा था, When you look into evil's eye, evil look into you। अब कहीं ना कहीं इस कहानी से 2 अर्थ निकलते हैं। जब तुम एविल की तरफ देखते हो तो एविल भी तुम्हारी तरफ देखता है, जिसका हेडिंग मीनिंग ये है कि जब आप बुराई की तरफ देखते हो तो कहीं ना कहीं बुराई आपके अंदर भी पनपने लगती है। और कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट लाना की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा था। कहाँ वो शुरू में एक अच्छी रिपोर्टर होने का फ़र्ज़ निभा रही थी, वो बार बार असाइलम की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी, जिसके कारण उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी हुए थे। उसे अननोविंगली प्रेग्नेंट भी होना पड़ा था।
लेकिन बाद में वो अपनी इन सब स्टोरीज़ को कैश करने लगी थी, इमोशंस को खरीदने लगी थी, हर चीज़ को ब्लॉगिंग करने लगी थी ताकि लोग जान पाएँ कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। पर कहीं ना कहीं वो ये भी जानती थी कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बस पैसे छाप रही है। ये थी लाना की कहानी और ये अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीज़न 2 असाइलम की कहानी। क्या आप सीज़न 3 देखना चाहेंगे? अगर हाँ, तो प्लीज़ हमारे कमेंट में यस लिखिएगा, क्योंकि हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में आपका एक कमेंट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी लेके आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जाओ सीज़न 1 भी देखो असाइलम का, जो कि बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल सीज़न 2 की तरह।